तो आज हम कवर करेंगे इटर्नल्स मूवी को, जो कि मार्वल्स की 26th मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें इटर्नल से इंट्रोड्यूस किया जाता है और बताया जाता है कि कई हजारों साल पहले सेलेस्टियल्स आए, जिसमें प्राइम और एरिसल थे, और इन्होंने ही सन को क्रिएट किया और इनकी वजह से ही धीरे धीरे यूनिवर्स में जिंदगी आई। लेकिन फिर डीप स्पेस से कुछ डेविएंट्स निकल कर आए जो कि एलियन मॉन्स्टर्स हैं, और वो उन सभी जीवों को खाते हैं जो कि अपने दिमाग से सोचते हैं। और इसी को रोकने के लिए एरिसेम सेलेस्टियल ने ओलंपिया नाम के प्लेनेट से इटर्नल्स को भेजा डेविएंट्स से लड़ने के लिए। और हजारों साल पहले इटर्नल्स अर्थ पर आए और इटर्नल्स और डेविएंट्स में लड़ाई होती रही। और इटर्नल्स ने हमेशा इंसानियत को प्रोटेक्ट किया और इंसानियत का विकास करने के लिए इटर्नल्स ने उनकी और भी मदद की। और यहीं पर हम देखते हैं सर्सी को, जो कि एक इटर्नल है, और इसकी पावर ये है कि ये किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। और वो एक बच्चे को एक चाकू एडवांस करके देती है जिससे कि वो गोल्डन कलर का हो जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लंदन में वहां पर वही चाकू की तस्वीर लगी होती है जिसे उसने एडवांस करके दिया था। और हमें पता चलता है कि सर्सी अभी डैन के साथ रिलेशनशिप में है और वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में काम करते हैं। और तभी वहां पर अर्थक्वेक आता है, लेकिन सर्सी अपनी पावर का इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। और वो डैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उनके साथ एक और इटर्नल भी होती है जिसका नाम होता है स्प्राइट। और इसकी पावर ये है कि ये इल्यूजन बना सकती है लोकी जैसे। और वो भी सर्सी के साथ ही रहती है। और वो सब बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक डेविएंट आ जाता है। तो सर्सी और स्प्राइट उस डेविएंट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डेविएंट काफी पावरफुल होता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है इकारिस की। और इकारिस की पावर ये है कि ये बहुत ही पावरफुल है और ये अपनी आंखों से कॉस्मिक रेस छोड़ सकता है और ये उड़ भी सकता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये मार्वल का सुपरमैन है। और वो डेविएंट की अच्छे से धुलाई करता है, लेकिन वो डेविएंट अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और ये सब देखने के बाद डैन के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और सर्सी उसे बताती है कि हम इटर्नल्स हैं और हम 7000 साल पहले ओलंपिया प्लेनेट से यहाँ पर आए थे इंसानियत को डेविएंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डैन कहता है, जब थेनोस आया था तब तुम लोगों ने एवेंजर्स की मदद क्यों नहीं की? तो सर्सी कहती है, हम लोगों को मना किया गया था, हम इंसानियत की लड़ाई में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ तभी लड़ते हैं जब बात डेविएंट्स पर आती है। और यहीं पर वो ये भी बताती है कि वो और इकारिस 5000 सालों तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक दिन इकारिस अचानक से कहीं पर चला गया और फिर आज जाकर मेरी उससे मुलाकात हुई है। और सर्सी, इकारिस और स्प्राइट बात करते हैं कि इस बार जो डेविएंट आया था वो और भी ज्यादा पावरफुल था, वो खुद को हील कर सकता था। और इस बार वो इंसानों पर हमला करने के लिए नहीं आया था, वो आया था हम पर हमला करने के लिए। और इसीलिए वो सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करने का सोचते हैं। और फिर हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इटर्नल्स मिलकर एक डेविएंट को ठिकाने लगाते हैं और एजेक सेलेस्टियल से बात कर रही होती है। एजे एक इटर्नल्स की लीडर है और एजे की पावर ये है कि वो हील कर सकती है और वो सेलेस्टियल और इटर्नल्स के बीच का ब्रिज है। मतलब कि इटर्नल्स में से वही है जो कि सेलेस्टियल से कांटेक्ट कर सकती है। और हम देखते हैं कि सेलेस्टियल सभी इटर्नल से कहता है कि इस प्लेनेट से अटैच मत हो जाना। फिर हम देखते हैं कि फास्टोस एक इंजन पर काम कर रहा होता है ताकि वो इससे इंसानियत की मदद कर सके। और फास्टोस की पावर ये है कि ये किसी भी तरह का हथियार या फिर टेक्नोलॉजी बना सकता है। लेकिन एजे उसे समझाती है कि अभी इंसानियत को इंजन देना ठीक नहीं है, अभी उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो फास्टोस इंसानों को एक हल बनाकर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर पार्टी चल रही होती है और थीना बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो लड़ना चाहती है, पार्टी करना नहीं। थीना एक बहुत ही बढ़िया वॉरियर है और वो कॉस्मिक एनर्जी से किसी भी तरह का हथियार बना सकती है। और वहां पर मक्कारी भी होती है और वो सुन नहीं सकती और इसकी पावर इसकी सुपर स्पीड है। और हम देखते हैं कि अब 400 रेडी आ चुका है और यहाँ पर सर्सी और इकारिस शादी कर लेते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और कई इटर्नल्स इकट्ठा होकर एजेक के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एजेक मर चुकी है। और उन सभी को लगता है कि उसी डेविएंट ने एजेक को मारा होगा जिसने सर्सी और स्प्राइट पर अटैक किया था। और अब सर्सी एरिसेक से बात कर पाती है और वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है क्योंकि एजेक ने अपनी कम्युनिकेशन की पावर सर्सी को दे दी होती है। और फिर हमें 1521 एडी का सीन दिखाया जाता है जहां पर जंग चल रही होती है और अभी लोगों के पास हथियार भी आ चुके हैं। और ड्रूक उन सभी को रोकने का सोचता है। ड्रूक अपनी पावर से लोगों के दिमाग पर काबू कर सकता है, लेकिन एजेक उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन वो नहीं मानता। और वहां पर सभी इटर्नल्स के बीच में झगड़ा होने लगता है। तो एजेक डिसाइड करती है कि अभी कोई भी डेविएंट जिंदा नहीं है, तो सभी इटर्नल्स अलग अलग होकर जैसे जीना चाहे वैसे जी सकते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और कोंगो अब बॉलीवुड का एक एक्टर बन चुका है। और फिर हमें गिलगमेश और थेना को दिखाया जाता है और थेना के साथ पास्ट में एक प्रॉब्लम हुई थी कि वो बार बार अपना काबू खो देती थी और लड़ना शुरू कर देती थी और अभी भी वो इसी हालत में होती है। लेकिन गिलगमेश जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इटर्नल है उसने उसे संभाल कर रखा था। और फिर हम देखते हैं कि सर्सी एरिसेम से कांटेक्ट करती है और एरिसेम उसे सब कुछ बताने लगता है कि हर मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक नया सेलेस्टियल जन्म लेता है और अर्थ के अंदर भी एक सेलेस्टियल है जिसका नाम है तियामुत।
लेकिन उसे जन्म लेने में अभी थोड़ा वक्त है। एक्चुअली अभी तक एजेक सेलेस्टियंस की मदद करती आई है सेलेस्टियंस को जन्म लेने में। और जब अर्थ पर इंसानों की सही पॉपुलेशन हो जाएगी तो तियामुत जन्म लेगा, और जैसे ही तियामुत निकलेगा तो पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। और इटर्नल्स को यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था ताकि वो तियामुत को जन्म दिला सके। और ये काम पहले एजेक करते थे और अब ये काम सर्सी को करना पड़ेगा। और एरिसेम सर्सी को ये भी बताता है कि ओलंपिया जैसा कोई भी प्लेनेट नहीं है, मैंने ही तुम सभी इटर्नल्स को बनाया है और मैंने ही तुम सभी को प्रोग्राम किया है। और डेविएंट्स को भी मैंने ही बनाया था प्रेडिटर्स के तौर पर, लेकिन वो कंट्रोल के बाहर निकल गए और डेविएंट्स में बदल गए। और उन्हीं को रोकने के लिए इटर्नल्स को बनाया गया, क्योंकि अगर डेविएंट्स को खत्म नहीं किया गया तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे और इंसानियत की आबादी अगर नहीं बढ़ेगी तो तैमूद जन्म नहीं ले पाएगा। और क्योंकि डेविएंट्स को मरे हुए काफी वक्त हो चुका है तो इंसानों की आबादी बढ़ चुकी है और अब तैमूद जन्म ले सकता है। और एरिसेम ये भी कहता है कि एजेक ने सर्सी तुम्हें सिलेक्ट किया है और तुम्हें इमरजेंस को रुकने नहीं देना है। इमरजेंस मतलब कि सेलेस्टियल का जन्म लेना। और जब सभी ये बातें सर्सी सभी इटर्नल्स को बताती है तो वो सभी काफी चौंक जाते हैं और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर इमरजेंस को रोकेंगे और सेलेस्टियल से लड़ेंगे। और वो सब ड्यूक को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इकारिस सर्सी की फिक्र कर रहा होता है, क्योंकि अगर एरिसेम को पता चल गया कि वो इमरजेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सर्सी कहती है मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। और वो ये बताने वाला होता है कि तभी वहां पर डेविएंट्स हमला कर देते हैं और थेना फिर से अपना कंट्रोल खो देती है और एक डेविएंट गिलगमेश को मार देता है। और तभी हम देखते हैं उस डेविएंट को जो कि उनका लीडर है, जिसका नाम है केरो। और उसके पास एजेक की मेमोरी आती है और वो समझ जाता है कि सेलेस्टियल कैसे बुरे हैं। और ड्रूक कहता है मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन एक सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमें क्रिएट किया है, मैं उनका माइंड कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन तभी उन्हें फास्टोस की याद आती है। फिर हमें 1945 का सीन दिखाया जाता है जब हिरोशिमा अटैक हुआ था और वहां पर हम देखते हैं कि फास्टोस की मदद से ही इंसानियत ने इतना विकास किया और न्यूक्लियर बम बनाए। लेकिन इस अटैक के बाद में वो डिसाइड करता है कि मैं अब अपनी पावर को यूज नहीं करूंगा। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर फास्टोस एक आम जिंदगी जी रहा है और उसका एक बेटा भी है। और फास्टोस उनकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन अपने पार्टनर के कहने पर वो इटर्नल्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सब जाते हैं इराक में मक्कारी के पास, जो कि बहुत सालों से एक ही शिप में रह रही थी। और फास्टोस कुछ ब्रेसलेट्स बनाता है और बताता है कि अगर ये सारे के सारे ब्रेसलेट्स हम एक साथ पहनेंगे तो एक यूनिमाइंड बन जाएगा, मतलब कि हम सब एक दूसरे की पावर को इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अभी भी सब थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें सेलेस्टियल के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं। और इसी के चलते सब अलग अलग होकर इसके बारे में सोचने लगते हैं। और इकारिस याद करता है कि आज से 6 दिन पहले क्या हुआ था। एजेक उससे मिलने के लिए आई थी और हमें पता चलता है कि एजेक के कहने पर ही इकारिस सर्से से अलग हुआ था इमरजेंस के लिए, मतलब कि इकारिस को इमरजेंस के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। और एजेक ये बताती है कि थेनोस के स्नैप करने की वजह से इमरजेंस खत्म नहीं हुआ था, वो बस थोड़ा डिले हो गया था और अब 7 दिनों बाद इमरजेंस शुरू हो जाएगा। और एजेक को इतने सालों तक अर्थ पर रहने के बाद इससे लगाव हो गया है और वो चाहती है कि वो अर्थ को बचाने के लिए लड़े। और इसीलिए वो इकारिस को सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करने के लिए कहती है। लेकिन इकारिस ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए इकारिस एजेक को डेविएंट्स के पास लेकर जाता है और उसे उनके पास में फेंक देता है। तो डेविएंट्स एजेक को मार देते हैं और इकारिस उसकी बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। इकारिस सर्सी से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन तभी सर्सी कहती है कि इमरजेंस शुरू हो गया है और फास्टोस मक्कारी को पता लगाने के लिए कहता है कि इमरजेंस कहां पर हो रहा है। और वो अपनी सुपर स्पीड की मदद से पता लगा लेती है कि एक वोल्केनो में इमरजेंस हो रहा है। और इकारिस वहां पर आकर कहता है कि मैं पहले से ही ये सब कुछ जानता था। और फिर वो सभी इटर्नल्स पर हमला करने लगता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है और कहता है अगर किसी ने भी इमरजेंस को रोकने की कोशिश की तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। एजेक ने भी इमरजेंस को रोकने की कोशिश की थी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैं एरिशेम के लिए काम करता हूँ और एक प्लेनेट खत्म होगा तभी तो कई और प्लेनेट बनेंगे। और स्प्राइट भी इकारिस के साथ हो जाती है और कोंगो को भी लगता है कि इकारिस सही कह रहा है, तो वो वहां से चला जाता है। तो अब सर्सी, ड्रूक, थेना, मक्कारी और फास्टोस को एक साथ मिलकर ही इकारी और स्प्राइट को रोकना होगा। और फिर वो सब वोल्केनो के पास पहुंचते हैं और इकारिस ड्रूक को मार देता है और मक्कारी इकारिस से लड़ने की कोशिश कर रही होती है। और सर्सी फास्टोस को कहती है कि कुछ भी करके इकारिस को बिजी रखो, मुझे लगता है कि मैं इमरजेंस को रोक सकती हूँ। और दूसरी तरफ डेविएंट्स का लीडर क्रो भी फाइट के बीच में घुस जाता है और वो थेना से लड़ने लगता है और थेना उसे मार देती है। और सर्सी इमरजेंस को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन स्प्राइट उस पर पीछे से हमला करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रूग अभी भी जिंदा होता है और वो स्प्राइट पर हमला करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल अर्थ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन सर्सी अपनी पावर को यूज करके उसका मैटर चेंज करके उसे फ्रीज कर देती है।
एक्चुअली जब सर्सी ने उस सेलेस्टियल के हाथ को छुआ था तो वो उसकी एनर्जी को महसूस कर पाई थी और उस सेलेस्टियल की एनर्जी उसे भी मिल गई और यूनिमाइंड की मदद से वो उसे फ्रीज कर पाई। और इकारिस अपने आप को छुड़ाकर सर्सी के पास आता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो सर्सी को सॉरी कहकर सूरज के अंदर चला जाता है। और फिर उस सेलेस्टियल की बची हुई एनर्जी की मदद से सर्सी स्प्राइट के कहने पर उसे इंसान बना देती है। और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और डैन सर्सी के साथ होता है और डैन उसे अपने बारे में एक सीक्रेट बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी एरिसन वहां पर आ जाता है और सर्सी को लेकर चला जाता है और उससे कहता है तुम लोगों ने एक सेलेस्टियल को कुर्बान किया है तो तुम लोगों को मैं अभी तो बख्श रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से जरूर आऊंगा तुम्हारा जजमेंट करने के लिए। और फिर हमें इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सभी इटर्नल्स अपनी शिप पर होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिर हम बाकी सभी इटर्नल्स को कैसे ढूंढें। और तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अंदर से निकलता है थेनोस का भाई इरोस और वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं और मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। और फिर हमें लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डैन म्यूजियम में होता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है और वो जैसे ही उसे खोलकर देखता है तो वहां पर एक तलवार होती है और जैसे ही वो उस तलवार को उठाता है तो पीछे से आवाज आती है क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।